नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर एग्जाम के लिए जो है मैं आपके लिए इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें से निश्चित रूप से जो है क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। ये आपके फायदा के लिए ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर और भी क्वेश्चंस आपको जानने हैं, देखने हैं, समझने हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और हाँ, ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे ख़त्म कर दूंगा। 50 क्वेश्चन जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मैं आपको सिर्फ ये ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आपको आंसर बताता चलूंगा ताकि जो है समय आपका कम लगे। चलिए, पहले का जो आंसर है ऑप्शन जो है वो सी। ठीक है, कीट विज्ञान। ठीक है, कीट विज्ञान जिसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को जो है कीटों के अध्ययन का को क्या कहते हैं, तो वही आपका कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो है जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका, कीटों के शरीर में कितने मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो सिर, बच और उदर, 3 भाग होते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट का श्वसन अंग है, जिससे सांस वगैरह लेते हैं, तो कौन सा श्वसन अंग है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्वास रंध्र, स्पाइरल्स। ठीक है, शरीर की सतह पर श्वसन छिद्र जो होता है, सांस लेने की जो छिद्र होता है शरीर के सतह पे, उसे श्वास रंध्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो है आपका चौथा क्वेश्चन है, कीटों के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पूर्ण रूपांतरण वाले कीटों में। ठीक है, ये आपका दिया गया है कि पूर्ण रूपांतरण वाले कीटों में जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है। तो चौथे का आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चार। चार में कौन कौन सा होता है, तो पहला जो है वो अंडा होता है, दूसरा जो होता है वो लार्वा होता है। ठीक है, दूसरा लार्वा होता है, तीसरा प्यूपा होता है, और अंत में जो है वयस्क होता है। तो 4 अवस्थाएं जो है वो होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये कहा गया है कि तितली के, ठीक है, तितली के जीवन चक्र की सही अवस्था का क्रम क्या है, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें, चौथे वाले क्वेश्चन को, तो उससे अगर आप करिएगा तो ये क्वेश्चन जो है बन जाएगी। ठीक है, तो पांचवे का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो जैसा कि मैंने कहा कि चौथे नंबर का जो क्वेश्चन था उससे आपका इसमें आंसर आ जाता है। अब देखिए, पांचवे पे आते हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है वो मधुमक्खी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी मधुमक्खी होगा। कॉलोनी में रहने और श्रम विभाजन दिखाने वाला जो है ये कीट है, यानी कम्युनिटी में रहता है, सामाजिक में रहता है, इसीलिए इसे सामाजिक कीट भी कहा जाता है। अब देखें 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें जो है 7वां क्वेश्चन में बताया गया कि फसल के लिए सबसे हानिकारक कीटों में से एक कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लेडी बग, और निश्चित आते हैं यहाँ पे नीचे, तो एफिड है, ड्रैगन फ्लाई है, मधुमक्खी है। तो तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर सही बताइएगा आप लोग आंसर। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एफिड हो जाएगा। एफिड हो जाएगा, रस चूसने वाला हानिकारक कीट होता है ये एफिड।
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, धान के खेत में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है। ठीक है, धान के खेत में कौन सा कीट जो है प्रमुख रूप से हानि पहुंचाता है, तो ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। तो 8 जो है, 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, तना छेदक, स्टीम बोरर। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि तना छेदक होता है, ये मुख्य रूप से धान के तने को नुकसान पहुंचाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट रोग वाहक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट रोग वाहक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये है जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को फैला सकती है। ये यही इसके कारण बहुत सारी बीमारियां जो होती है घरेलू मक्खी के कारण। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मलेरिया रोग किस कीट के काटने से होता है। ये तो सभी को पता ही है, जो पढ़ते हैं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है सी है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, इसके बारे में बताने का सभी बुक वगैरह में इसके बारे में तो दिया ही रहता है। ठीक है, डेंगू वायरस का वाहक भी है आपका ये, सॉरी डेंगू बोल रहा हूँ, मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मलेरिया मच्छर का जो है ये आपका वाहक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है, देख पा रहे होंगे, डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। ठीक है, डेंगू बुखार फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जो है डेंगू वायरस का वाहक है। ठीक है, एडीज वायरस। आप देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट फसलों का परागण करता है, परागण करता है। तो ये तो 5 क्लास में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी। अब नेक्स्ट आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कीटों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार के जाल का उपयोग किया जाता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार के जाल का उपयोग किया जाता है, तो 13 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, पिंजरा जाल, प्रकाश जाल और फेरोमोन जाल, तो सभी प्रकार के जो है जाल को उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, कीटों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं। कीटों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका रहा ये, देख सकते हैं, इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक, कीटों को मारने वाला रसायन, कीटनाशक। अब आगे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है 15, जैविक नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक दुश्मन। प्राकृतिक दुश्मन, कीटों को नियंत्रित करने के लिए शिकारी आदि का उपयोग। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उदाहरण है। इसमें से कौन सा जैविक कीटनाशक का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बीटी, बेसिल्स थूरिजिएंसिस। अच्छा, ये जो कीटनाशक है ये जीवाणु आधारित कीटनाशक है। ठीक है, जीवाणु आधारित कीटनाशक है बीटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम में किसका संयोजन होता है। पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, देख सकते हैं चौथा ऑप्शन जो है आपका नीचे दिया गया है। ठीक है, केवल यांत्रिक, डी में जो है केवल यांत्रिक नियंत्रण है, और ए बी सी तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, इसमें से सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, विभिन्न नियंत्रण विधियों का संयोजन। ठीक है,
कीट नियंत्रण के लिए कई तरीकों का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसमें से विभिन्न नियंत्रण विधियों का संयोजन किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, कीटों के शरीर के बाहरी कंकाल को क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, बाह्य कंकाल। सुरक्षात्मक बाहरी परत जो होता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कीटों में कितने जोड़े पंख होते हैं? अधिकांश कीटों में, सभी में नहीं, सभी में तो नहीं, अधिकांश कीटों में कितने जोड़े पंख होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। सामान्यतः दो जोड़े पंख होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस कीट में पंख नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस कीट में पंख नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑप्शन सी, चींटी। कुछ जातियों में देखिए, सभी कीट जो है चींटियों में पंख नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चींटियों में पंख होता है। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो इसमें अगर चींटी का ऑप्शन रहेगा तो चींटी जरूर दीजिएगा। ठीक है, चींटी ही इसमें से रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कीटों के पैर कितने खंडों से बने होते हैं? कितने खंड में कीटों के पैर जो है वो बने होते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है 3, उसके बाद है बी 4, सी 5, डी 6। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 खंड में बने होते हैं। ठीक है, पैर में 5 खंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितली। खंडित, सॉरी, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितली। खंडित शरीर बाह्य कंकाल वाला जीव है ये। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर पे। कीटों के वर्गीकरण में गण ऑर्डर किस स्तर पर आता है? कीटों के वर्गीकरण में गण ऑर्डर किस स्तर पे आता है? तो 23 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग क्लास के बाद। ठीक है, वर्ग क्लास के बाद, वर्गीकरण क्रम में वर्ग के बाद। अब नेक्स्ट हो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 है, मधुमक्खी किस गण से संबंधित है? ठीक है, किस ऑर्डर से संबंधित है मधुमक्खी? तो 24 का सही क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हाई मेनोप्टेरा। ठीक है, मधुमक्खियों का गण है। अब यहाँ पे आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तितली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, तितली किस गण से संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा, तितली किस गण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेपिडोप्टेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू मक्खी किस गण से संबंधित है? तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिप्टेरा। मक्खियों और मच्छरों का गण एक जोड़ा पंख होता है, इसीलिए इसको डिप्टेरा गण में भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, भृंग बीटल किस गण से संबंधित है? ठीक है, भृंग बीटल किस गण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, कोलियोप्टेरा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन जो है, कीटों में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? कीटों में उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जो है ऑप्शन सभी दिखाई दे। देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका? तो 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैलिपिगियन नालिकाएं, ये जो है कीट का उत्सर्जन अंग है। ठीक है, उत्सर्जन अंग है मैलिपिगियन नलिकाएं। अब नेक्स्ट आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, कीटों में रक्त का रंग कैसा होता है? ठीक है, कुछ कीटों में जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर कीटों में कौन सा रंग होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रंगहीन या हल्का पीला। ठीक है, रंगहीन या हल्का पीला, ये कीटों का रंग रक्त का रंग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये हल्का रंगहीन या हल्का पीला क्यों होता है? तो ये जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है ये हल्का ये रंगहीन और हल्का पीला हो जाता है। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि कीटों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, कीटों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अच्छा, इससे जुड़ा एक प्रश्न और आ जाता है, हालांकि ये इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दूसरे एग्जाम में आता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कई कक्षों वाली एक लंबी ट्यूब। ठीक है, कई कक्षों वाली एक लंबी ट्यूब, लंबा बहुकक्षीय हृदय इसमें होता है कीटों में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कीट रात में सक्रिय होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट रात में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, पतंगा, जिसे मोथ भी कहते हैं, निशाचर कीट भी कहते हैं, निशाचर कीट भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो कीटों के अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कीटों के अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओबी पोजिशन। ठीक है, अंडे देने की प्रक्रिया को ओबी पोजिशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कीट जो है पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीमक। जड़ों को खाने वाला कीट जो है वो दीमक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, गन्ने की फसल को प्रमुख कीट कौन सा है? गन्ने की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो आंसर इसका सही हो जाएगा 34 नंबर का, तना छेदक। ठीक है, तना छेदक। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, कपास की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? कपास की कपास की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। ये रहा। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी बॉल वर्म। ठीक है, 35 का गुलाबी बॉल वर्म कपास के डंठल और बीज को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कपास के डंठल और बीज को नुकसान जो है वो पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, जो स्टोरेज अनाज होता है, जिसको स्टोर करके रख दिया गया है, उसको कौन सा कीट जो है नुकसान पहुंचाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, घुन। ऐसे भी एक कहावत में रहता है कि घुन लग गया, वही घुन। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, कीटों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटों को आकर्षित करने, फंसाने के लिए, प्रजनन को बाधित करने के लिए आकर्षण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पिछले बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी गई है। हालांकि बिहार में पहली बार ये कीट संग्रहकर्ता की भर्ती हो रही है मेरी जानकारी में, और भी लेकिन बहुत सारे राज्यों में हुई है। तो वही सब क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड है और टीसीएस जो जहाँ जहाँ ली है परीक्षा, वो रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो वही सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका 38, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा कीट जो है वो सहायक होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ। देखिए, हालांकि जो है ये कीट नहीं है, लेकिन विकल्प में, यानी जो परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में जो पूछी गई थी, उसका सही आंसर केचुआ ही दिया गया था। तो इसीलिए जो है इसमें केचुआ का आंसर लगाया गया है, ऑप्शन सी केचुआ। मिट्टी को उपजाऊ जो है ऐसे भी केचुआ ही बनाता है, हवादार मिट्टी बनाया जाता है केचुए के द्वारा, जिस कारण से मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, और इसी को आंसर में दिया गया। हालांकि ये जो है कीट के श्रेणी में नहीं आता है केचुआ, फिर भी इसको आंसर दिया गया है। तो 39 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को, कि कीटों के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, कीटों के संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? 39 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उन उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। नेक्स्ट आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में भारत में कीटों से संबंधित अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, ये परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। 16 को आए या फिर जो भी डेट आपका है, कोई ना कोई डेट में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ये कीटों से संबंधित अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में कृषि विभाग द्वारा कीट नियंत्रण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विशिष्ट कीट नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये जो है अभी, हालांकि बिहार में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ज्यादातर, ये प्रश्न जो है परीक्षा में प्रचलित योजनाओं के अनुसार जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो योजना के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो कृषि से रिलेटेड योजनाएं है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है अगर क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 पे अब आते हैं। तो 42 जो है, कीटों के संग्रहण के दौरान किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, दस्ताने और मास्क पहनना जरूरी है, जहरीले कीटों से बचना भी जरूरी है, उचित उपकरणों का उपयोग करना है, ये सभी। आंसर सही है, ये जो है ये होगा, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। तो कीटों को संरक्षित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है?
कीटों को संरक्षित करने के लिए, सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेलिन, परिरक्षक रसायन। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 44, कीटों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कीटों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंखों की संख्या और सिरा विन्यास। पहचान के लिए महत्वपूर्ण जो है संरचनात्मक विशेषता जो यही है, पंखों की संख्या और सिरा विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य के लिए लाभकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य के लिए लाभकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम कीट। ठीक है। यहाँ पे मधुमक्खी रहता तो मधुमक्खी भी मनुष्य के लिए लाभकारी है, तो लेकिन यहाँ पे जो है रेशम कीट दिया गया है, रेशम का कीड़ा, तो ये भी जो है मनुष्य के लिए अहम है, वस्त्र उद्योग के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर रेशम कीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है। 46 में देखिएगा, तो कीटों द्वारा पौधों में वायरस का संरक्षण संचरण क्या कहलाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग संचरण। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी में रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी में रहने वाला है? तो इसका सही आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चींटी। अच्छा, चींटी जो है घोंसला बना के रहती है अंदर में, आपको पता ही होगा, चींटी जो है घोंसला बना के रहती है, उसका छत्ता टाइप का बना होता है अंदर में, जमीन के अंदर। गूगल में भी आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में तो ये सब वीडियो बहुत सारा भरा पड़ा है, चींटियों का छत्ता। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 48 पे देखें, तो कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पक्षियों का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण है, या क्या नियंत्रण कहलाता है? सही आंसर बताइएगा। हालांकि इसका आंसर बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए पक्षियों का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक नियंत्रण। ठीक है, प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग, जैविक नियंत्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पे, तो कीटों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट व्यवहार विज्ञान। कीटों के आचरण का अध्ययन किया जाता है इसमें, जिसे कीट व्यवहार विज्ञान भी कहा जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट एक बार में बड़ी संख्या में अंडे देता है? एक बार में बहुत सारे अंडे जो है वो देता है, कौन सा कीट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिड्डी। टिड्डी एक बार में अधिक अंडे देने वाला कीट है ये। ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको, आपके लिए लाभकारी हो। अगर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड वगैरह करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यानी मॉक टेस्ट दूसरा चाहिए, 50 क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ,
तो आप अगर आप लोगों का कमेंट आया तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।